सोचिए, एक सिंहासन है, दावेदार अनगिनत हैं और सत्ता का एक ऐसा खेल चल रहा है जहां हर चाल जानलेवा हो सकती है। आज हम एक ऐसे ही राजनीतिक चक्रव्यूह की कहानी में उतरने वाले हैं जहां वफादारी की बोली लगती है और सिंहासन की कीमत जान से भी ज्यादा हो सकती है। हमारे राज्य के सीएम साहब गुजर गए, कुर्सी खाली है, उस पे कौन बैठेगा? अब देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक राजनीतिक बवंडर की शुरुआत है। जब किसी राज्य का सबसे शक्तिशाली इंसान चला जाता है तो वो जो खालीपन छोड़ जाता है ना, उसको भरने के लिए एक बहुत ही खतरनाक दौड़ शुरू हो जाती है। तो यहीं से शुरू होता है कहानी का पहला पड़ाव, एक सिंहासन लेकिन राजा के बिना। मुख्यमंत्री पीकेआर की अचानक मौत ने, आप कह सकते हैं, एक पावर वैक्यूम बना दिया है, एक ऐसा शून्य जिसने पूरे राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। तो सवाल ये है कि इस सियासी शतरंज की बिसात पर खिलाड़ी हैं कौन? चलिए मिलते हैं इनसे। सबसे पहले हैं जयदेव यानी जय, सीएम साहब के दामाद हैं और महत्वाकांक्षा तो कूट कूट कर भरी है। दूसरे हैं मिस्टर वर्मा, होम मिनिस्टर, इनकी नजर भी सीएम की कुर्सी पर ही टिकी है। और तीसरी हैं सत्यप्रिया, सीएम की बेटी, जो बस अपने पिता की विरासत को बचाना चाहती हैं और शुरुआत में अपने पति जय के साथ खड़ी हैं। अब जय को यह बात अच्छी तरह मालूम है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, सिर्फ दामाद होने से तो कुर्सी मिलेगी नहीं। तो वो क्या करता है? वो एक, कह सकते, एक अपवित्र गठबंधन बनाता है, एक ऐसा सौदा करता है जो सियासत के सारे नियम कानून ताक पर रख देगा। तो जय का प्लान क्या है? देखिए, ये एक 3 स्टेप प्लान है, बहुत सिंपल लेकिन उतना ही खतरनाक। स्टेप 1, अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर वर्मा, उसी से हाथ मिला लो। स्टेप 2, इंटरनेशनल ड्रग माफिया से तगड़ी फंडिंग उठाओ। और स्टेप 3, उसी पैसे के दम पर पार्टी के एक एक एमएलए की वफादारी खरीद लो। और इस कुर्सी की कीमत क्या रखी गई? पूरे 750 करोड़। लेकिन सोचिए, ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये तो पूरे राज्य की आत्मा का सौदा था। जय ने ड्रग माफिया को खुला वादा कर दिया कि अगर मैं सीएम बना तो ये पूरा राज्य तुम्हारी अय्याशी का अड्डा होगा। अब जब ऐसा लग रहा था कि जय का रास्ता बिल्कुल साफ है, उसकी जीत पक्की है, तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। खेल में एक ऐसे रहस्यमयी खिलाड़ी की एंट्री होती है जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। लेकिन एक आदमी, बस एक आदमी इन दोनों के रास्ते में आकर खड़ा हो गया। और सवाल यही था कि आखिर ये ब्रह्मा है कौन? ये नाम सुनते ही जय और वर्मा की रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि ये एक नाम उनकी पूरी की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर सकता था। तो ये जो ब्रह्मा है, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, वो स्वर्गीय सीएम के सबसे खास, सबसे भरोसेमंद आदमी थे। पार्टी का सारा पैसा, सारा हिसाब किताब सब यही संभालते थे, वो भी पर्दे के पीछे से। जनता में और पार्टी के अंदर भी लोग इन्हें बहुत मानते हैं। इनका एक अतीत है जो कोई नहीं जानता, लेकिन इनकी ताकत वो सब जानते हैं। और दुश्मन तो इन्हें एक गॉडफादर मानते हैं, एक ऐसी शक्ति जिसे झुकाना नामुमकिन है। देखिए, जय का प्लान था कि वो 140 के 140 एमएलएस को खरीद लेगा, लेकिन ब्रह्मा के मैदान में उतरते ही खेल पलट गया। ब्रह्मा की बस एक आवाज पर 40 विधायक सीधे सीधे जय के खिलाफ जाके खड़े हो गए। मतलब जय के पास जहां 100 विधायक थे, वहीं 40 ब्रह्मा के साथ थे। अचानक से सत्ता का पलड़ा बराबर हो गया था। और जैसे ही ब्रह्मा ने जय को चारों तरफ से घेरना शुरू किया, तो उसके अंदर का जो असली राक्षस था ना, वो बाहर आ गया। जब इंसान कोने में फंस जाता है तो उसका असली चेहरा सामने आता है। और जय ने भी हताशा में अपने सारे मुखौटे उतार फेंके। और जय का असली चेहरा कैसे सामने आया? एक बहुत ही भयानक सच के साथ। उसने अपनी ही पत्नी सत्या को काबू में रखने के लिए उसकी बहन को ड्रग्स का आदी बना दिया था। और इसी घिनौने चाल के बीच एक कमजोर लम्हे में उसने अपनी पत्नी के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। उसने कहा, सीएम की पावर पाने के लिए मैंने तुम्हारे पिता को मार डाला। सोचिए, यह पहला धमाका था, एक ऐसा कबूलनामा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने मान लिया कि ये कुर्सी पाने के लिए उसने अपने ससुर, राज्य के सीएम की ही जान ले ली। लेकिन वो यही नहीं रुका, उसका दूसरा कबूलनामा और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बहन को ड्रग्स की लत लगाई ताकि ये पक्का हो सके कि तुम और तुम्हारे पिता मुझे कभी छोड़कर ना जाऊं। मतलब अपने ही परिवार को उसने इस सत्ता के खेल में सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। और फिर आई उसकी आखिरी बात, जिसने उसका असली चेहरा पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। इस युद्ध में मेरी सेना मैं खुद हूं।
सीएम बनने के लिए मैंने तुम्हें एक हथियार बनाया। साफ था, उसके लिए रिश्ते, प्यार, परिवार, इन सब का कोई मतलब नहीं था। ये सब सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के हथियार थे। अब जय को लगा कि चलो ब्रह्मा पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवा दिया तो खेल खत्म, वो जीत गया। लेकिन वो शायद भूल गया था कि असली मास्टर की आखिरी चाल तो अभी बाकी थी, और ये चाल जेल की कोठरी से ही चली जाने वाली थी। और ब्रह्मा का पलटवार बिल्कुल बिजली की रफ्तार से हुआ। पहला दिन, जिस औरत ने ब्रह्मा पर इल्जाम लगाया था वो नेशनल टीवी पर आकर अपनी बात से मुकर गई और जय की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। दूसरा दिन, ब्रह्मा जेल से बाहर आ गया। और तीसरा दिन, ब्रह्मा ने अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चाल चली। उसने उन सभी 140 भ्रष्ट विधायकों को एक प्राइवेट थिएटर में बुलवाया। अब सब सोच रहे थे कि ब्रह्मा क्या करेगा, लेकिन ब्रह्मा का सीक्रेट वेपन कोई बंदूक या कोई सेना नहीं थी। उसका हथियार बहुत ही अनोखा था। वो थी एक फिल्म। और उस फिल्म में क्या था? अरे, उस फिल्म में तो हर एक एमएलए के काले कारनामों की पूरी लिस्ट थी। किसके स्विस बैंक में कितने पैसे हैं, किसने कहां-कहां गैर कानूनी जमीन के सौदे किए हैं, किसने रिश्वत ली है, बिटकॉइन से लेकर शेल कंपनियों तक के सारे सबूत, और तो और उनके कुछ सीक्रेट और शर्मनाक पर्सनल वीडियो भी। मतलब ब्रह्मा के पास हर किसी का कच्चा चिट्ठा था। अब हर कोई उसकी मुट्ठी में था। और नतीजा ये हुआ कि जय के सारे साथी उसे अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए। उसके सारे गुनाह दुनिया के सामने आ चुके थे और अब उसके पास देश छोड़कर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। विलेन का गेम ओवर हो चुका था। तो जब ये पूरा तूफान थमा, बिसात बिल्कुल साफ हो गई, तो सवाल फिर से वही था, कुर्सी खाली है, अब कौन बैठेगा? लेकिन इस बार इस खालीपन को भरने के लिए एक सही दावेदार भी मौजूद था। और वो दावेदार कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय सीएम की अपनी बेटी सत्या थी। आखिर में पार्टी की मीटिंग हुई और असली वारिस सत्या ने मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया। उसने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया। और ब्रह्मा का क्या हुआ? उसने कुर्सी नहीं ली। नहीं, उसने एक अलग भूमिका चुनी, एक संरक्षक की। उसने नई सीएम सत्या से कहा, तुम देश और अपने पिता के सपनों की रक्षा करो, तुम्हारी रक्षा करने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। वो अब पर्दे के पीछे का किंग मेकर नहीं बल्कि रक्षक बन गया था। तो अब एक आखिरी सवाल रह जाता है, पर्दे के पीछे जब इतना शक्तिशाली रक्षक मौजूद हो तो क्या ये नया राज वाकई शांति ला पाएगा, या फिर ये एक नई तरह के और शायद पहले से भी ज्यादा उलझे हुए पावर गेम की बस एक शुरुआत है? इसका जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।